नावल जाने इश्कम किस्त नंबर 43 रीटा अरीज शाह। वो कुछ करें मैं बर्बाद हो जाऊँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आप जानती हैं, अगर उसकी शादी हो गई तो मैं कभी उस घर में नहीं आ सकूँगी। मेरे सारे ख्वाब चिकना चूर हो जाएंगे। मैं सारी ज़िंदगी इस गली में नहीं रहना चाहती। प्लीज़ कुछ करें। वो प्लीज़ कुछ करें, कुछ सोचें। मैं ज़रावर की शादी उस नौकरानी से नहीं होने दे सकती। आप तो खुद ही मुझे ये ख्वाब दिखाती रही हैं, तो आप मेरा ये ख्वाब कैसे टूटने दे सकती हैं। वो हमेशा के लिए उसका हो जाएगा तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ कुछ सोचें, कुछ तो करें। मैं ज़रावर को इस तरह हाथ से निकलने नहीं दे सकती। वही मेरे ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता है। मैं अपने ख्वाबों को टूटने नहीं दे सकती। वो उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, जबकि चाची बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उनका मकसद पूरा हो जाए। हाँ, ये सही था। यमुना को इस हवेली पर राज करने का ख्वाब उन्होंने ही दिखाया था, लेकिन अब उनकी सोच के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा था। वो इतने सालों तक अनाया पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती रही, क्योंकि पहले उनका इरादा शिनावर के साथ यमुना की शादी करने का था, लेकिन बाद में बीच में अमरीश आ गई तो वो कामयाब ना हो सकी। और ना ही तब यमुना ने शिनावर में किस तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाया था। इस वक्त वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, और अब उसके लिए दौलत से बढ़कर और कुछ नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजारना चाहती थी, और उसे अपने बहुत सारे ख्वाब पूरे करने थे। उसे बड़े घर में रहना था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना था, उसे बाहर मुल्क की सैर करनी थी, उसे हर महंगे ब्रांड की चीज़ें खरीदनी थी। उसके ख्वाब बड़े थे जो उसका छोटा सा रेस्टोरेंट चलने वाला बॉयफ्रेंड पूरे नहीं कर सकता था। उसने अपनी सोच बदल दी और मोहब्बत के दायरे से निकलकर उस हवेली में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। चाची बेगम ने भी उसका खूब साथ देते हुए दादा जान के सामने शमना का रिश्ता रखा था, लेकिन ज़रावर के साफ इनकार कर देने पर उन्होंने भी इसका इनकार चाची बेगम तक पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी चाची बेगम ने यमुना को वापस घर ना जाने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो ज़रावर के दिल में अपने लिए जगह बना सकती है, और उसकी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी लड़की को निकाल कर बाहर फेंक सकती है। लेकिन उनके वहम गुमान में भी ना था कि ज़रावर जैसे आदमी ने जरशे जैसे मुलाजम को अपने दिल में इतना आला मकाम दे दिया होगा। उन लोगों की सोच अनाया से नहीं जा रही थी। शायद यही वजह थी कि जरशे बहुत आसानी से उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। दादा जान ने यह भी ना सोचा कि जरशे एक छोटे से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उनके लिए अगर किसी चीज़ की अहमियत थी तो उसकी कि ज़रावर उससे मोहब्बत करता है, और वो उनके पोते की अवलीन पसंद है, जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत देते हुए फ़ौरन रिश्ता मांग लिया था। उन्हें बस इतना पता था कि उनका पोता शादी के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है, और अगर अब उसकी पसंद ना मानी गई तो वो शायद इस रिश्ते से भी इनकार कर देगा, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो ज़रावर की तरफ से खुशियों के मुंतज़िर थे, इसलिए उन्होंने ज़रावर की पसंद को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी और फ़ौरन अपने मुलाजिम के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। उनके ख़ानदान में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर इसमें ऐसा क्या है, कितने बड़े ख़ानदान का वली वारिस इस लड़की पर इस तरह फिदा हो गया। सबका मुंह बंद तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन इग्नोर किया जा सकता था। वो इग्नोर कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही थी कि जरशे ने खुद ही अपने अदाओं का इस्तेमाल करके ज़रावर को फंसा लिया, वरना इतना अमीर आदमी कभी भी ऐसी छोटी लड़की से दिल ना लगाता। लेकिन ये सारी बातें अभी तक ज़रावर के कानों से बहुत दूर थी। इसके लिए फ़िलहाल बस एक ही बात अहमियत रखती थी कि उसे उसकी मन चाहे महबूबा उसकी बीवी के रूप में मिल रही है, और उसे कुछ नहीं चाहिए था। जबकि जरशे भी अब तक इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसके वह में गुमान में भी ना था कि लोग उसके किरदार को किस तरह से दागदार कर रहे हैं। यमुना मेरी जान, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही थी कि वो लड़की अनाया ज़रावर पर डोरे डाल रही है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुलाजमा भी ज़रावर के पीछे लगी हुई थी। मैं भी कहूँ कि ज़रावर सिर्फ उस लड़की को खाना बनाने के इतने पैसे क्यों दे रहा था। ज़रावर को सिर्फ उसी लड़की का खाना क्यों पसंद आ रहा था। यकीनन उस लड़की ने बहुत बड़ा गेम खेला था। हमें तो वो मासूम सी लगती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। अब तो इस घर में कोई कंवारा नहीं है सिवाय अब्दुल्ला के, और अब्दुल्ला से मुझे कितनी नफरत है तुम जानती हो। मैं कभी भी उसके साथ तुम्हारी शादी करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम राजी तो मैं अब्दुल्ला के हवाले से कोशिश कर सकती हूँ। वो उसे देखकर कहने लगी थी, जबकि उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे अब्दुल्ला से शादी नहीं करनी। वो मुझे किसी मुलाजमा की तरह ट्रीट करते हैं, और ना ही मुझे आपकी सौतन के बच्चों से कोई लेना देना है। आप बस ज़रावर के बारे में बात करें। मुझे नहीं लगता कि ज़रावर उस लड़की की
दृश्य में इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है ये सब खेल है, मुकर इश्क की सियासत का हो सकता है। उसे लिमलाइट में लाने के लिए उन लोगों ने ये गेम खेला। वो लड़की खूबसूरत है और ज़रावर कभी ना कभी उस पर दिल हार ही जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं ज़रावर से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि उनसे बहुत प्यार करती हूँ और किसी की बातों में आकर वो हरगिज़ ये शादी ना करें। मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। उसे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ज़रावर ने खुद अपनी ज़बान से शादी का इजहार किया है। उसने दादा जान के सामने कहा था कि वो जरशे से शादी करना चाहिए, लेकिन वो तो जैसे इन सब बातों को कबूल ही नहीं कर रही थी। शायद वो अभी तक अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रही थी। इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसने उसे छोड़कर एक नौकरानी से दिल लगा लिया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा यमुना, ये सब क्या कर रही हो तुम? वो बोल ही रही थी कि यमुना कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से निकलकर सीधी ज़रावर के कमरे में आई थी। बिना इजाज़त वो अंदर दाखिल हुई। उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो नहा रहा था। यमुना वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी थी। जब वह बेड पर पड़े मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। शायद किसी मैसेज की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर लगी तस्वीर उसका सारा ध्यान उस तरफ ले गई थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया था। उसके लिए ये बात समझना बहुत आसान था कि वो तस्वीर किस लिहाज से बनाई गई थी और इस तस्वीर में मौजूद दो चेहरे किस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वॉलपेपर पर लगी तस्वीर जरशे की ही थी, जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी और उसके बिल्कुल साथ उसे अपने बाजू में कैद किए वो ज़रावर ही था। ये तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये उनके निकाह की तस्वीर थी। उसने फ़ौरन इस तस्वीर को पूरी तरह देखने की कोशिश की थी, लेकिन मोबाइल पर लगा लॉक उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसने बहुत बार लॉक ट्राई किया, लेकिन उसके जहन में ज़रावर के दिमाग तक रसाई हासिल ना की। लेकिन फिर एक तलाक सोच के साथ उसने जरशे का नाम पासवर्ड पर लिख दिया था। उसकी आंखों में मिर्ची सी बहने लगी। उसका ये पासवर्ड सही साबित हुआ था। उसे यकीन नहीं अर्थ कि ज़रावर इस नौकरानी की मोहब्बत में इस हद तक आगे जा चुका था। उसने जल्दी से गैलरी खोलते हुए वहाँ मौजूद तस्वीरें देखी थी। निकाह की तस्वीरों का अलग फोल्डर था जिसमें निकाह की तारीख ताकतदार थी। उसने मोबाइल में मौजूद वीडियो को भी ओपन करके देखा था जो उनके निकाह की थी। उसने 1 मिनट न लगाया, वो ज़रावर का फ़ोन लेते कमरे से बाहर निकल गई थी और अब उसने अगला सांस चाची बेगम के कमरे में जाकर लिया था। चाची बेगम जो उसके जानने के बाद खुद भी परेशानी से खड़ी खिड़की के करीब सोच रही थी कि आगे क्या किया जाए। उसके वापस आने पर उसे देखने लगी। क्या हुआ यमुना, क्या तुमने ज़रावर से बात की? कहीं तुमने अपनी बेवकूफ़ी से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? देखो मेरी जान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत जल्द इस मसले का हल निकाल लूँगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं अपनी जान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उस प्यार से समझा रही थी। उनका इरादा था कि अगर ज़रावर जरशे से शादी करता भी है तो वो अब्दुल्ला के साथ उसकी अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग करवाकर उसी के साथ उसका निकाह करवा देगी और उसका किसी न किसी तरीके से वो मेहरबान शाह की नज़रों में भी थोड़ी अहमियत हासिल कर लेगी। उस साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाई हूँ जो आपको भी हैरान और परेशान कर देगी और इससे आप ज़रावर का शायद निकाह भी रोक सकेंगे। उसने मुस्कुराते हुए ज़रावर का फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाया था, जबकि उसकी बातों का मतलब वो हरगिज़ नहीं समझी थी। क्या कह रही हो तुम यमुना? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ इस बात को समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रावर से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं भी तुम्हें इस हवेली में ले आऊँगी, वो उसे समझा रही थी, जबकि वो उकताए हुए अंदाज में मोबाइल का पासवर्ड लगाकर तस्वीरें उनके सामने कर चुकी थी। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आप इन तस्वीरों और वीडियोज़ पर गौर करें। ये निकाह की वीडियो और इसे ज़रावर ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है। ये सारी तस्वीरें भी निकाह की हैं। देखें, वो एक एक तस्वीर उनके सामने खोल कर दिखा रही थी, जबकि वीडियो में साफ ज़ाहिर था कि उनका निकाह पढ़ाया जा रहा था। बज़ाहिर तो वो कहीं से भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला निकाह नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जरशे के चेहरे से वो मर्जी का निकाह भी नहीं लग रहा था। उसमें ज़रावर के कुछ दोस्त मौजूद थे, जबकि जरशे की तरफ से कोई भी नहीं था। चाची बेगम खुद भी हैरानगी से ये सब देखने लगी थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच उनके सामने था। अगर वो लोग ये सच दादा जान के सामने खोल लेते तो यकीनन कहानी उनकी मर्जी का रुख इख्तियार कर सकती थी। वो इसका इस्तेमाल कर सकते, बल्कि फ़ायदा उठा सकते। चाची ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा था, जो कि आंखों में बेइंतहा गुस्सा और नफरत लिए उन्हें देख रही थी। यकीनन उसे जरशे से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि ज़रावर
कि ख्वाब सजाते ये उसे चौथा साल था जो आज बुरी तरह से चकनाचूर हुए थे। लीमे पर बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ पर बड़े से बड़े सियासी और बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इनवाइट किया गया था। हर कोई मुकरश और अनैश की तारीफों के पुल बांध रहा था। इस दफ़ा जब मुकरश ने अपनी तरफ से सियासत का दाव खेला था तो वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुका था। इस वक्त वो फेवरेट पॉलिटिशियन की लिस्ट में शामिल था। ऐसे में उसकी महफिल में शामिल होना सभी अपने लिए एजाज़ समझते थे। बड़े से बड़े लोग इस वक्त इस पार्टी में शामिल थे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया था तो कोई अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। हर कोई उनकी तारीफों को पोल बांधे जा रहा था। मुकरश बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था क्योंकि उन सबको अटेंड करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। ऐसे में वो अनायास से ज़रा फासले पर ही रहा था। एक तो वो इतनी हसीन लग रही थी और ऊपर से बार बार उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे हंसी आ जाती तो कभी उसे उस पर बेइंतहा प्यार। वो उसकी तवज्जो चाहती थी लेकिन वो क्या करता था, वो उस पर बहुत मजबूर था। उसे अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत से, लेकिन उसे अपनी सियासी पार्टी भी बहुत अजीज थी क्योंकि ये उसके दादा जान का ख्वाब था। थोड़ी देर के बाद अनायश के पास अनाया और रजाशी को बिठा दिया गया जिस पर वो कुछ हद तक रिलैक्स होकर अपने मेहमानों को अटेंड करने लगा था। लेकिन ये बात तो साफ ज़ाहिर थी कि अनायश को उसकी ये हरकत बिल्कुल नहीं पसंद है और वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन उसे यकीन था वो उसे मना लगा। उसे मनाना कौन सा मुश्किल था। सुनो लड़कियों, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और मेरा ओहदा भी तुम लोगों से बड़ा है। जैसे कि तुम जानती हो कि मैं इस घर के सबसे बड़े बेटे की बीवी हूँ तो मैं जो पूछूंगी उसका साफ साफ क्लियर जवाब तुम लोग मुझे दोगे। उसने रोब जमाया था। उसकी बड़ी वाली बात पर अनाया को बड़ी हंसी आई थी जबकि जेठानी वाली बात पर जर्शी ने पूरी आंखें खोलकर किसी गुलाम की तरह हाँ में सर हिलाया था। लेकिन वो भी उसका मजाक ही उड़ा रही थी। जी जेठानी साहबा, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। हम आपके जेर खरीद गुलाम है, आपकी हर बात का बिल्कुल साफ सुथरा जवाब देंगे। अनाया ने बड़े मज़े लेते हुए कहा था। मुझे बताओ ये जो इतनी सारी औरतें हैं यहाँ पे, इनमें से मुकरश की पहली, दूसरी और तीसरी बीवी कौन सी है। मुझे जानना है कि मेरी सौतन कौन कौन है और कितनी खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा हसीन है या कम। अनायश ने अपनी बात के एंड पर उन दोनों के सरों पर धमाका किया था। पहली, दूसरी, तीसरी बीवी। वो पूरी आंखें खुले हैरा से उसे घूरते हुए पूछ रही थी। दरअसल बहर वाली थी, शायद वो उसकी बात पर यकीन कर सकती, लेकिन अनाया उसे पहली, दूसरी, तीसरी बीवी कहाँ से ला कर देती। तुम्हें किसने बताया कि मुकरश भाई की पहली, दूसरी, तीसरी बीवी है और क्या चौथी तुम हो। वो हैरानगी से उसे देखते हुए पूछने लगी क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद भी वो अपने चेहरे पर आई हैरानी को छुपा नहीं पाई थी। मुझे मुकरश ने खुद बताया और तो और उनकी कोई बेटी भी है जिसे वो गुड़िया कहते हैं। जब हम वहाँ शहर वाले घर में थे तो वहाँ उनकी बीवी और बच्चों का फ़ोन भी आता था। एक दो बार तो उनकी बेटी का फ़ोन आया था जिसे वो गुड़िया कहकर पुकार रहे थे। इस बच्ची का असल नाम नहीं जानती मैं जब से यहाँ आई हूँ मुकर्रिश मेरी हर बात को टाले जा रहे हैं। वो मुझे बता ही नहीं रहे कि उनकी बीवी कौन कौन सी है और कैसी दिखती है। नहीं तुम लोग ये मत समझना कि मैं जेलस हो रही हूँ। मैं नहीं, बिल्कुल भी जेलस। अब इसमें मुकर्रिश का क्या कसूर। उनके घर वालों ने उनकी शादियाँ करवा दी हैं, मोहब्बत तो वो मुझसे ही करते हैं, उसने यकीन से कहा था। जबकि अनाया अपना दुल्हन वाला नाज नखरा एक तरफ रखते कहका लगाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। दूर कहीं मेहमानों में बुरी तरह से उलझा शनावर अपनी बीवी के कहकों की आवाज़ सुनकर सर से पैर तक सुलग उठा था। यह क्या तरीका था, उसका निकाह हो रहा था और वो ऐसे कह के लगा रही थी जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो। वो बच्ची ही तो थी लेकिन उसे अपना बचपन इस जगह नहीं दिखाना था। अनाया क्या हरकत है बेटा, आराम से बैठ जाओ। ताई अम्मी ने उसे लोट पुट होते देख ऊपर आकर उसे टोका था, जिस पर वो अपने लबों पर जिप का इशारा करते खामोशी से बैठने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके मुंह के डिज़ाइन देखकर वो अपनी हंसी को दोबारा कंट्रोल ना कर सकी और एक बार फिर से इसका कहका बुलंद हुआ। ये लड़की क्या कर रही। दादा जान को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था जबकि वो भी समझ चुकी थी कि वो भी काफ़ी बुरी हरकत कर रही है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने लबों पर जमाकर अपना आप कंट्रोल करना चाहा, लेकिन अब उसके पेट में दर्द होने लगा था। ताई अम्मी, मुकर्रिश भाई कहाँ है कि प्लीज़ मुकर्रिश भाई को बुलाएं वरना मैं हंस हंस कर पागल हो जाओगे। उसने ताई अम्मी के सामने हाथ जोड़े कहा था, जबकि ताई अम्मी उनका यूं हंसता चेहरा देखकर उस पर गुस्सा करने के बजाय मुकर्रिश को तलाश करने लगी, क्योंकि इस वक्त उसे वही कंट्रोल कर सकता। मुकर्रिश थोड़ी देर पहले ही अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ बाहर की तरफ आया था। अनाया के बुलावे पर वो फौरन वापस अंदर आया था। वो उसे क्यों बुला रही थी। यकीनन उसे कोई बात करनी होगी। वो बहुत समझदार लड़की थी। उसे
कभी फजूल में डिस्टर्ब नहीं करती थी। और वो इस वक्त उससे बुला रही थी। उसका मतलब यही था कि इससे कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। वो फ़ौरन अपना काम छोड़कर अंदर उसके पास आ गया था। अनाया, गुड़िया बोलो क्यों बुलाया मुझे? वो स्टेज पर आता उसके पास रुककर पूछने लगा। जबकि अनैश अब तक अनाया को घूर रही थी और उसके आने के बाद उसने मुकरश को भी घूरना शुरू कर दिया था। वो अनैश और अनाया के बीच में आपने जगह बना था वहीं बैठ गया था। मुझे बस इस बात का जवाब है कि आपकी गुड़िया कौन है? मेरे अलावा और कितनी गुड़ियाँ हैं आपकी जिनका आपको फ़ोन आता है? कितने लोगों को गुड़िया कहकर पुकारते हैं? आप तो कहते थे कि आपकी लाडली बहन सिर्फ मैं ही हूँ। बाकी सबको एक एक बहन मिली घर में, लेकिन आपको कोई बहन नहीं मिली। इसलिए मेरे अलावा आपकी कोई बहन नहीं है। तो बताएं मुझे ये गुड़िया कौन है जो आपकी बीवी नंबर 1, 2, 3 और आपकी बेटी भी है? कहाँ है आपकी बेटी? और फूफू को अब तक उसकी आमद की खबर नहीं हुई। और ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी बीवी की कहानी भी बताएं मुझे। आपके सारे राज फाश हो गए। आपकी बीवी जल जल कर नहीं, मेरा मतलब है कि वो जेलस नहीं है। उसके जल जल कहने पर अनैश ने उसे घूरा था, जिस पर उसने फौरन अपनी बात बदली थी। उसकी बीवी सोच सोचकर सूख कर कांटा होती जा रही थी। मुझे बताएं आखिर कौन है आपकी पहली, दूसरी और तीसरी बीवी? इस महफिल में कहाँ है कि मैं उसकी निशानदाही करके आपकी बीवी को बताऊं ताकि उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक पड़े। उसके सामने वो बड़ी मासूमी से उसका राज फाश करते हुए उसे सवाल जवाब कर थी। मुकरश ने एक नज़र उसको देखा और फिर चेहरा झुका गया। ये राज भी यहीं पर खोलना था। चेहरा झुकाने से कुछ नहीं होगा, मुझे जवाब चाहिए। बताएं कहाँ है आपकी पहली, दूसरी और तीसरी बीवी? उसने एक बार फिर से उससे सवाल किया था। हाँ, मैंने सिर्फ उसे तंग करने के लिए कहता था। मेरी कोई बीवी नहीं, ना पहली, दूसरी, तीसरी। तुम हो पहली और आखिरी भी। उसने अनैश को देखते हुए कहा था, जबकि उसकी घुड़ियाँ बता रही थी कि वो उसे आसानी से मुआफ़ नहीं करने वाले। इतने वक्त से वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसकी बीवियाँ कहाँ हैं, एक साथ कैसे रहती होंगी, क्या एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नहीं होगी? उसने क्या क्या नहीं सोचा था। वो उसे लड़ेंगी, उसे मारेंगी और पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करेंगी। और यहाँ उसे ये पता चला था कि ये कहानी भी झूठी है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। उसने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा था। शादी हो गई जाने मन, अब तो सिर्फ वलीमा हो रहा है। उसने मुस्कुराकर दांत की नुमाइश की थी। मुझे नहीं करना ये वलीमा, मुझे आपके साथ कुछ भी नहीं करना, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं। आप बुलाएं उस घर के बड़ों को, मुझे इंसाफ चाहिए। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लगी थी। मुकरश ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे, क्योंकि इतने लोगों के बीच में उसके नखरे उठाता वो हरगिज़ अच्छा नहीं लगता। और वो उसके सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर रही थी। देखो जान, मेरी बात सुनो। हम इस फंक्शन के बाद सारी बातें करके तुम्हें जितना लड़ना झगड़ना हुआ सब कुछ कर, लेकिन फ़िलहाल ये फंक्शन ख़त्म होने दो। यहाँ बहुत सारे अजीब किस्म के लोग आए हैं और कुछ मेरे मुखालिफ पार्टी के भी हैं, तो उनके सामने तमाशा बांध गया। ये ना हो कि सुबह की हेडलाइन में मेरा तुम्हारा नाम आ जाए। देखो यार, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी सियासी लाइफ से बहुत दूर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी जान समझने की कोशिश करो। वो उसे बेहद प्यार से समझा रहा था। न जाने कैसे उसको इस पर तरस आ गया। ठीक है, मैं फंक्शन के बाद आपसे बात करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलें। जहाँ थे इतनी देर से वहीं पर रहे। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, ना आज ना फिर कभी भी। बस ये मामला हल करना है। आप जाएं यहाँ से। वो उसे समझाने का इशारा करते हुए चेहरा फेर चुकी थी। और जिस अंदाज में उसने चेहरा फेरा था, मुकरश को उठने में ही भलाई महसूस हुई। वो लोग थोड़ी देर में निकाह की रस्म अदा करने वाले थे। मौलवी साहब आकर स्टेज पर बैठ चुके थे, जबकि दोनों दूल्हा को भी ऊपर बुलवा लिया था। बीच में एक जाली का पर्दा भी लगा दिया गया था। जब अचानक ही चाची बेगम ने दादाजान को कमरे में आने के लिए कहा और कह दिया कि वो उनसे बेहद ज़रूरी बात करना चाहती है और ये बात बाद में करने वाली नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो अभी और इस वक्त अंदर आ जाए। दादाजान ने पहले अंदर जाने के बारे में सोचा। जब उन्हें बुलाया, वो चाची बेगम के पास नहीं जा पाए थे। उन्होंने कह दिया था कि वो निकाह के बाद हर तरह की ज़रूरी बात करेंगे, लेकिन उनकी इस बात पर चाची बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जिसका अंजाम उन्हें भुगताना था। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। जब सब कुछ बहुत खुश असलूबी से हो गया था। शनावर और अनाया का निकाह पहले ही हो चुका था। तो उन्हें कोई मसला नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जब कोई जरावर और दृश्य का निकाह बहुत ही सुकून व एतमीनान से पढ़ाया गया था। जब अचानक ही मुकरश का फ़ोन आया था। ये एक सोफ़ी का नंबर था, जो कि उसके खिलाफ काफ़ी उल्टी सीधी खबरें नशर करता रहता था। पहले उसने फ़ोन ना उठाने का सोचा, फिर ये सोचकर हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो गया, इसलिए उसने फ़ोन उठा लिया था। मुकरश शाह, हम तो आपको बहुत बुरा
बहुत बड़ा सियासतदान समझ लेकिन हमें कहाँ पता था कि आपका भाई ये सारे काम भी करता होगा। शायद आपको पता नहीं है कि आपके भाई ने आज से पहले भी एक निकाह कर रखा और लड़की की मर्जी उसमें शायद शामिल नहीं है, क्योंकि लड़की कहीं से भी खुश नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात यह कि ये वीडियो इंटरनेशनल टीवी पर लॉन्च कर दी गई है। इस निकाह में ना तो आपका कोई फैमिली मेम्बर शामिल है और ना ही लड़की की तरफ से कोई भी शामिल है। निकाह बहुत ही सीक्रेट किया गया है, लेकिन अब ये निकाह सीक्रेट नहीं रहा बल्कि हर न्यूज़ चैनल पर सरप्राइज की तरह नशर हो चुका है। ज़रा टीवी ऑन करके देख ले, फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि मुकर्रश अब तक फ़ोन कान से लगाए आने वाले हालात की संगीनी को सोच रहा था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।